नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना का ग्राफ हमारे देश में लगातार गिरता जा रहा है और इस सब के बीच आज से देश भर में मुफ्त वैक्सीनेशन का महाअभियान भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को इस महाअभियान का ऐलान कर दिया था। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अभियान की शुरुआत कर देश ने वैक्सीनेशन तेज करने की तरफ एक कदम बढ़ा दिया। लेकिन इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां पर सीधे ले चलते हैं, उसके बाद ये खबर दिखाएंगे। कि कोरोना सामेनी लड़ाई में आ निर्णय बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। एना अमलीकरण आज थी शुरुआत थी। योग दिन शुभ दिवसे शुरुआत थी। कलोल और गांधीनगर અને ઘાટલોડિયા 3 વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં રસીકરણ કેન્દ્રોની મેં મુલાકાત લીધી ને ખૂબ સુચારુ રૂપે રસીકરણ આજથી ગુજરાત સરકારે ચાલુ કરવાની शुरुआत કરી છે। રાજ્યભરમાં एक बार फिर से लौटते हैं हम हमारी खबर पर। कोरोना के केसेस देश में काफी तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन आज से कोरोना से की लड़ाई में महा वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत योग डे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। देश में वैक्सीनेशन की मेगा मुहिम। कोरोना हारेगा, जीतेगा हिंदुस्तान। मुफ्त वैक्सीनेशन से स्वस्थ होगा देश। कोरोना ने बहुत रुलाया है। पहली लहर ने डराया था, दूसरी लहर ने सितम ढाया। अब उस वायरस पर करारा चोट करने के लिए हिंदुस्तान कमर कस चुका है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। 7 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान किया था। देश को भरोसा दिया था कि अदृश्य दुश्मन को मात देने के लिए राष्ट्र एकजुट होकर बड़ा प्रहार करने जा रहा है। तीसरी लहर की आशंका और आहट के बीच देश में आज से मुफ्त वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अब पैसा नहीं देना होगा। आज से सरकार का बड़ा ऐलान, 18 साल से हर व्यक्ति को मिलेगी मुफ्त वैक्सीन। हर राज्य सरकार के सेंटर में, इस वक्त मैं दिल्ली सरकार के एक सेंटर में हूं, जहां पर आप मेरे पीछे लाइन देख सकते हैं। जितने भी लोग 18 वर्ष से ऊपर हैं वो यहां पहुंचे हैं। कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, लेकिन क्योंकि सरकार ने अब वॉक इन अलाउ कर दिया है, इसलिए वो यहां पर वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं। सरकार की नई वैक्सीनेशन पॉलिसी के मुताबिक सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन के लिए पैसे नहीं लगेंगे। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के लिए आपको पैसे देने होंगे। वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी नहीं है। हर वैक्सीनेशन सेंटर पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के टीके के लिए कीमत देनी होगी। वो कीमत हर वैक्सीन के लिए अलग अलग होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविशील्ड 780 रुपए में मिलेगी। इसके अलावा कोवैक्सीन के लिए 1410 और स्पुतनिक वी के लिए 1145 रुपए चुकाने होंगे। ये वैक्सीन के एक डोज की कीमत है। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल आपसे सर्विस चार्ज के रूप में 150 रुपए तक ले सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुफ्त वैक्सीनेशन का शुभारंभ हो चुका है। देश के तमाम शहरों में सरकारी सेंटर पर सुबह से ही वैक्सीन लगाई जा रही है। अहमदाबाद में भी सबसे बड़ी मुहिम की शुरुआत हुई। मौके पर ही लोग रजिस्ट्रेशन कराते रहे और जिंदगी की वैक्सीन लगवाते रहे। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर आज से कोरोना के खिलाफ देश में वैक्सीन वॉर शुरू हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी लोग आए हैं उनको मुफ्त में ये वैक्सीन टीका जो है वो दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं 18 प्लस की आयु के लोग वो अब वैक्सीन लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना था तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मुफ्त में ये वैक्सीन यहाँ पे मिल रही है। साथ ही जो वैक्सीन लेने के लिए लोग आए हैं उनको जो मेडिकल कर्मचारी है उनके जरिए बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको ख्याल रखना है, वैक्सीन भले ही आपने ले लिया है। अहमदाबाद में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर जायजा लेने खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उन्होंने बताया कि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करेंगे। मोदी जी के इस फैसले के कारण विश्व भर में जितने वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भारत पहले ही प्रति 10 लाख की मानांक में सबसे ऊपर था। जुलाई और अगस्त में टीके लगाने की रफ्तार को बढ़ाने का भी आयोजन भारत सरकार ने किया है। देश में अब तक 28 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, लेकिन रफ्तार बढ़ाने की दिशा में मुफ्त टीकाकरण अभियान बेहद कारगर उपाय है। इसकी बानगी अहमदाबाद के साथ साथ दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, मुंबई समेत कई शहरों में दिखी। कई केंद्रीय मंत्रियों ने उन शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर इस महाअभियान का जायजा लिया। 7,600 से अधिक बूथ पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देंगे और जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सके। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और बचने के लिए संजीवनी है वैक्सीन, और ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने इस अभियान को अपने हाथ में लिया, इसलिए हम ये अभियान अपने हाथ में ले पा रहे हैं कि सबको आज से 21 जून से 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी और वो डोजेज उपलब्ध करा रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में हमारा संकल्प है कि तीसरी लहर के पहले मैक्सिमम जनता को हम वैक्सीन लगा के सुरक्षित कर दें। मध्य प्रदेश में आज से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो रही है। 10 लाख लोगों को एक ही दिन में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल में और ये करीब 7,000 टीकाकरण केंद्रों में से एक है। राजधानी भोपाल में ये टीकाकरण केंद्र है। पूरे मध्य प्रदेश में 7,000 केंद्र बनाए गए जहां पे आज लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक ही दिन में 10 लाख लोगों को, रिकॉर्ड संख्या होगी ये, जब एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगने जा रही है मध्य प्रदेश में इस महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत। देश में मुफ्त वैक्सीनेशन की योजना मील का पत्थर साबित हो सकती है, जिससे कोरोना संकट का दौर खत्म होने की उम्मीद है। अहमदाबाद से गोपी घांघर, मुंबई से मुस्तफा शेख, भोपाल से रविशपाल सिंह, पटना से उत्कर्ष सिंह और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। कोरोना से मुकाबले के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में शुरू हो चुका है, तो लगातार कम होते कोरोना के मामलों को देखते हुए लोगों ने भी राहत की सांस ली है और लोगों को सरकारों की तरफ से भी राहत दी जाने लगी है। अब अनलॉक 4 के तहत दिल्ली में कई और प्रतिबंधों में ढील दे दी गई, तो उत्तर प्रदेश में आज से मॉल भी खुल गए।
कम होता संक्रमण, मिली राहत की डोज। दिल्ली में अब अनलॉक 4 से ढील। यूपी में भी कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत। जैसे जैसे कोरोना ग्राफ गिर रहा है, राहत की डोज मिलती जा रही है। देश भर में तेजी से हालात सुधरे हैं। इसकी सबसे सुकूनदायक तस्वीर दिल्ली में दिखी है, जहां अब मामला 150 के नीचे पहुंच चुका है। राजधानी में शनिवार को महज 135 केस आए, जबकि रविवार को आंकड़ा और कम होकर 124 रह गया। इन दोनों दिनों में 7 संक्रमितों ने जान गंवाई। सुधरती तस्वीर देख दिल्ली सरकार ने अनलॉक 4 के तहत कुछ और ढील दी है। राजधानी में आज से रेस्टोरेंट और बार खुलने लगे हैं। पब्लिक पार्क भी खोल दिए गए हैं। गार्डन, गोल्फ क्लब और आउटडोर योग एक्टिविटी को इजाजत दे दी गई है। लेकिन अभी भी शिक्षण संस्थानों को ओपन करने को लेकर फैसला जस का तस है, यानी शिक्षण संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स फिलहाल गुलजार नहीं होंगे। जिम, स्पा, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे। दिल्ली में अनलॉक का चौथा फेज आज से शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक वापस बढ़ गया है, क्योंकि ऑफिसों में लोगों की आवाजाही वापस शुरू हो गई है। मार्केटें खुल गई हैं, मॉल खुल गए हैं। हालांकि सिनेमा हॉल और जिम अभी भी बंद है। मार्केटों में रेस्टोरेंट और पब खुल चुके हैं। हालांकि पटरी मार्केट जो है, सड़कों पे जो मार्केटें लगती हैं, नेबरहुड मार्केट जो लगती है, उस पे अभी थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस बाकी हैं। सरकार ने हालांकि ये भी वार्निंग दी है कि अगर लोगों ने कोविड के प्रोटोकॉल नहीं बरते तो कोविड की तीसरी लहर का आना बहुत दूर नहीं है। यूपी में भी हालात तेजी से सुधरे हैं। कोरोना के खिलाफ राज्य में जारी अभियान का असर दिखने लगा है। आंकड़े तेजी से गिरे हैं। आज यानी 21 जून को 213 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 20 जून को 219, 19 जून को 257, 18 जून को 149 और 17 जून को 275 नए केस सामने आए थे। लिहाजा यूपी में अब कोरोना कर्फ्यू से कई राहत दी गई है, जिस पर आज से ही अमल शुरू हो गया है। इसके तहत आज से यूपी में मॉल खुलने लगे हैं। दुकानें और बाजार खुलने का वक्त भी रात 9 बजे तक कर दिया गया है। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं। स्मारक, उद्यान और धार्मिक स्थानों को भी खोलने की छूट है। धार्मिक स्थानों के लिए शर्त है कि एक स्थान पर 50 से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा न हों। वहीं शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम बंद रखा गया है, जबकि किसी भी जुलूस पर रोक जारी है। केस कम होने के साथ ही एक्टिव केस भी तेजी से घटे हैं। अब यूपी में सिर्फ 4163 पॉजिटिव केस बचे हैं। मेरा आग्रह होगा कि आपका जनपद पिछड़ नहीं पाए। देखिए, हम एक प्रतिस्पर्धा करेंगे, एक विशेष पुरस्कार देंगे। कौन जनपद पहला कोरोना मुक्त हो रहा है, कौन ऐसा जनपद होगा जिसमें एक भी एक्टिव केस नहीं है और एक सप्ताह तक कोई भी एक्टिव केस नहीं होगा, वो जनपद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शासन से विशेष रूप से पुरस्कृत होगा। एक तो इस पर हमें अभियान। दूसरा, कौन जनपद है जो पहले अपने यहां 100% सैचुरेशन कर लेता है वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस के रूप में। इस पर हमें अभी से और क्वालिटी वेस्टेज को न्यूनतम स्तर पर ले जाना। ताजा आंकड़ों के मुताबिक महोबा ऐसा जिला है जो कोरोना मुक्त हो गया है। वहां 24 घंटे में कल भी नया मामला सामने नहीं आया। मतलब कि दूसरी लहर के डेंजर से महोबा पूरी तरह उबर चुका है। अन्य जिलों के हालात भी तेजी से सुधर रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में हालात को देखते हुए राज्य सरकार कई और राहत भरे फैसले कर सकती है। दिल्ली से अनिशा माथुर और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार कुणाल, नोएडा आज तक। हमारे देश में कोरोना की स्थिति तो सुधरी है, लेकिन सवाल ये है कि उस लापरवाही का हम क्या करें जो आए दिन हमें दिख रही है। कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। कुछ लोगों को खतरों की परवाह बिल्कुल नहीं। कस्टमर है ना, भाव बोलना पड़ता है कस्टमर को। ये तो खतरनाक है, ये तो लापरवाही सर। नहीं, कैसा है, कस्टमर को 30 रुपीज बताएगा तो कस्टमर को 20 रुपीज सुनने आते हैं। थोड़ा दिक्कत होती है, बाकी कुछ नहीं। पहना हूँ तो अभी निकाला। अरे अभी निकाला हूँ। अरे कान में फोड़ी हो गया, अभी निकाला हूँ।
है ना, अभी तो निकला घर से, मुंह धोए लाओ क्या मार। सारा अभी चाय वाय पियेंगे ना, हमारी होटल आई है तो हम चाय पी के जाके काम पे जाएंगे वहां से। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होते ही न 2 गज की दूरी न मास्क जरूरी वाली लापरवाही के दिन लौट आए हैं। इन तस्वीरों को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि चंद हफ्ते पहले तक देश ने महामारी का तांडव देखा था। शमशानों पर कतार लगी थी, अस्पतालों के दरवाजे बंद हो चुके थे, मरीज सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। पाबंदियों का दौर खत्म होते ही देश में जगह जगह लापरवाही की तस्वीरें दिखने लगी हैं। लोग ये भूलने लगे कि महीने भर पहले इन्हीं सड़कों पर मौत का कैसा सन्नाटा पसरा था। क्या वाराणसी, क्या प्रयागराज, क्या मथुरा, क्या गढ़मुक्तेश्वर, क्या दशहरे पर कोरोना को तिलांजलि देकर स्नान करने पहुंच गए श्रद्धालु। स्नान वर्जित है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। ये आप लोग सीटी बजाओ बेटा, सीटी बजाओ, उनको खाली कराइए, भाषा मुझे कपड़े पहनने हैं वहाँ। गंगा की लहरों पर छपाक करके डुबकी लगाते इन श्रद्धालुओं में कोरोना का कोई खौफ नहीं, इन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं। गंगा दशहरा का अनेक महत्व हो जाता है, मगर लॉकडाउन और रोक के वजह से यहाँ पर रोक हो गया है। आज गंगा स्नान करने के लिए लोग जो आ रहे हैं वो वापस जा रहे हैं। अब ये कानून तो है और इसका पालन करना चाहिए हर इंसान को। दूसरी लहर से ठीक पहले इसी तरह का जमावड़ा हरिद्वार में कुंभ के मौके पर लगा था। देश भर से लाखों लोगों की आवाजाही हुई और उसके बाद संक्रमण किस रफ्तार से फैला ये सब ने देखा और महसूस किया, लेकिन 1 महीने में ही लोग सब भूल गए। अब मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर उमड़ी ये भीड़ देखिए। ये सब ईंट भट्टा मजदूर हैं जो मुरादाबाद में काम करते हैं और फिलहाल बारिश के चलते भट्टे बंद होने से वापस बिहार लौट रहे हैं। छोटे से स्टेशन में इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए सोशल डिस्टेंसिंग कैसे निभाएं, ये ना तो मजदूरों को पता है न पुलिस को। लोगों के ईंट भट्टे हैं तहसील कांट में, तो आज जो है बारिश की वजह से जो है हम लोगों के काम बंद हो गए हैं, तो अब इन लोगों को जो है इनके घर भेज दिया जा रहा है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र में एक्सपर्ट ने चेतावनी दी कि नहीं सुधरे तो कुछ महीनों में तीसरी लहर से सामना होगा। और अब देश के सबसे प्रतिष्ठित दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भी लापरवाही को देखते हुए कहा कि तीसरी लहर अगले 6 से 8 सप्ताह में दस्तक देने से कोई नहीं रोक सकता। ये सच है कि लॉकडाउन कोरोना का समाधान नहीं है। आर्थिक गतिविधियों के ठप होने का बहुत गंभीर असर हमारे सामने है, लेकिन रियायतों का सोच समझकर इस्तेमाल और गाइडलाइन का पालन ही हमें भविष्य के बड़े खतरों से बचाने वाला है, क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है कि कोरोना वायरस इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। अब खबर कश्मीर से, जहां राजनीतिक बयार तेजी से बह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 जून वाली मेगा बैठक के लिए दिल्ली से श्रीनगर तक काफी हलचल है। पीएम मोदी की बैठक के लिए कश्मीर के 14 दलों को न्योता दिया गया, लेकिन बैठक के एजेंडे की तरह ही शामिल होने वाले लोगों को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। कश्मीर के खुशगवार मौसम में सियासी बयार बहने लगी है। धारा 370 के हटने के बाद कश्मीर पर सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री के मिशन कश्मीर के लिए तारीख तय है, स्टेज सज गया है, बस एजेंडे पर सस्पेंस है। बड़ा सवाल यह है कि 24 जून को कश्मीर पर होने वाली सर्वदलीय बैठक में आखिर क्या होगा। कश्मीर के जिन 14 दलों को दिल्ली बुलाया गया है, उनके साथ आखिर बात क्या होगी। अटकलें हैं कि प्रधानमंत्री की कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक में 3 बातों पर चर्चा हो सकती है। पहली, जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देना, विधानसभा का चुनाव करवाना और राज्य में परिसीमन होना। बातचीत के एजेंडे पर भले ही कयासबाजी हो रही हो, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक बैठकों का दौर चल रहा है।
कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 2 दिन में दूसरी बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। फिर लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर राजनाथ सिंह से मिले। बाद में प्रधानमंत्री ने बड़ी बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और NSA अजीत डोभाल शामिल हुए। शुक्रवार को अमित शाह सुरक्षा के हालात पर बड़ी बैठक कर चुके हैं, जिसमें उपराज्यपाल, NSA, गृह सचिव के साथ IB चीफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ और CRPF के बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया पेचीदा जरूर है और इसे पूरा होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। रही बात विधानसभा चुनाव कराने की, तो इसके लिए 2022 तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि परिसीमन पूरा होने के बाद वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करना, प्रशासनिक इंतजामात करना, सुरक्षा के इंतजाम और तमाम ऐसी लंबी प्रक्रिया है जो हर चुनाव से पहले पूरी की जाती है। तो जाहिर है कि राज्य का दर्जा भले बहाल कर दिया जाए, लेकिन विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने में समय तो लगेगा। कश्मीर में बैठकों का दौर थम नहीं रहा। प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल होने को लेकर PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी अपनी बैठक बुलाई। कल फिर PDP और गुपकार की बैठक है, जिसमें बैठक में शामिल होने पर फाइनल फैसला होगा। सूत्रों की माने तो महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में आने का संकेत दिया है। मैं आपको बता रहा हूं जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस मामले को लेके, वो ये है कि PAC की मीटिंग हुई, उसमें सबने अपनी तजवीज़ दी, महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज किया गया। इसके बाद PAGD की एक मीटिंग होनी है, वहां पे भी इस पे डिस्कशन होगा और फाइनल डिसीजन उसके बाद। PAGD की मीटिंग कब होगी? वो मंडे को, ट्यूसडे को होगी या वेडनेसडे? क्योंकि आपने कहा 2 दिन के बाद। जी, ट्यूसडे के लिए ये मीटिंग शेड्यूल की गई है। हमारी जहाँ तक कंसल्टेशन का सवाल है, डॉक्टर फारूक साहब जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अपने सीनियर साथियों से इस बारे में जो है मशवरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल तक ये जो मशवरों का सिलसिला है ये मुकम्मल होगा। फिर जैसे आपने कहा, मुझे इसकी इतला नहीं है कि ट्यूसडे को वो मीटिंग होगी। उसके बाद मेरा ख्याल है एक बाज़ाब्ता उस पर जो आपको स्टेटमेंट हमारी तरफ से होगा और जो PAGD भी देगी वो आपके सामने आ जाएगा। दिल्ली से संजय शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हमारे पूरे देश में योग दिवस की आज धूम है। जमीन से चोटी तक आज भारतीय योग का परचम लहरा रहा है। हमारे देश के बहादुर जवानों ने योग के साथ देश के दुश्मनों को भी सख्त संदेश दे दिया है। गलवान से पेंगोंग तक, जैसलमेर के राजस्थान और रेगिस्तान से लेकर पुंछ में भारत पाकिस्तान की सीमा तक जवानों ने योग दिवस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जहां पारा माइनस से भी काफी नीचे हो, वहां ITBP के अफसर की योग की ये तस्वीर सिर्फ योग का संदेश नहीं दे रही, बल्कि वो भरोसा भी दे रही है कि हालात कितने भी विषम हों, हमारे जवान चट्टान की तरह वहां टिके रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के हिमवीर ITBP जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खून को जमा देने वाला लद्दाख का पेंगोंग सो इलाका और योग करते हिमवीर। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, आसमान से भी बर्फीली फुहारें गिर रही हैं। लेकिन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवानों का हौसला देखिए। दुर्गम परिस्थिति में न सिर्फ देश की रखवाली कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया को योग का संदेश भी दे रहे हैं। लद्दाख में ITBP की अग्रिम चौकी 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंची चोटी पर हिमवीरों का ऊंचा हौसला देखते ही बनता है। ITBP के जवानों ने लद्दाख की गलवान घाटी में भी योग दिवस पर योग किया। ये तस्वीर यकीनन चीन की आंखों को खटका रहा होगा। जिस गलवान घाटी में भारतीय जवानों ने चीन के धोखे का मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसी गलवान घाटी में हिमवीर योग करते हुए ये बताते हुए कि संकट में वीर अपना चरित्र नहीं बदले, योग देश की रगों में दौड़ता है। तस्वीर देखिए, जहां जवान योग कर रहे हैं,
वहीं पास में बादलों का डेरा नजर आ रहा है। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने 13,000 से 8,000 की फीट की ऊंचाई पर अलग अलग जगहों पर योग कर 7वें विश्व योग दिवस पर दुनिया भर के योग करने का संदेश दिया। अब अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर देखिए। ये अरुणाचल के एनिमल ट्रांसपोर्ट स्कूल लोहितपुर की तस्वीर है। आईटीबीपी के जवान घोड़े पर योग दिखा रहे हैं। सधे हुए पांव घोड़ों पर टिके हैं। क्या मजाल कि जरा भी पांव डगमगा जाए। आईटीबीपी के जवानों के योग की यह तस्वीर यकीनन प्रेरक है। आईटीबीपी के जवानों ने अरुणाचल में बॉर्डर आउटपोस्ट पर भी योग किया। योग दिवस पर बीएसएफ ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान के जैसलमेर में बॉर्डर आउटपोस्ट की यह तस्वीर देखिए। चिलचिलाती गर्मी में रेगिस्तान में बीएसएफ की टुकड़ी योग कर रही है। वो सैनिक हों या अर्धसैनिक बल, योग दिवस पर हर किसी ने सेहत के इस अचूक कवच को अपनाने का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ के नक्सलग्रस्त सुकमा में सीआरपीएफ के कोबरा जवानों का योग भी देख लीजिए। पुंछ के गोलपुर में भारत पाक सीमा पर सेना के जवानों ने भी योग दिवस में हिस्सा लिया। कहते हैं योग भगाए रोग, रोज करो योग, दूर भगाओ रोग। योग दिवस पर देश के जांबाज जवानों से बेहतर ये संदेश भला और कौन दे सकता है। जब दुर्गम हालात में ये जवान योग का साथ नहीं छोड़ सकते, तो फिर हम आप इसे क्यों नहीं अपना सकते। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जवानों का योग आपने देख लिया। अब आपको योग की राजधानी के लिए चलते हैं। जी हां, योग गुरु स्वामी ब्रह्मदेव के निरामय योग ग्राम योग दिवस पर हरिद्वार के योग ग्राम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रवणम कीर्तनम श्रौः, श्रवणम कीर्तनम श्रौः, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति, शक्ति, योग, एक साथ एक छत के नीचे भक्ति, शक्ति और योग का अद्भुत मिलन। ये नजारा अद्भुत है। ये नजारा अलौकिक है। ये नजारा है हरिद्वार के निरायम योग ग्राम का, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सैकड़ों साधकों ने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योग किया। मौका था 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। शुद्ध करो तुम अपने मन को, बुद्ध करो तुम अपने मन को, बुद्ध करो तुम चंचल मन को, बुद्ध करो तुम चंचल मन को, शुद्ध करो तुम अपने तन को, बुद्ध करो तुम चंचल मन को, बुद्ध करो तुम चंचल मन को। तन मन से ये पथ अपनाओ, योग दिवस ये पावन आयो, हम सबका है मन हर्षायो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जब पूरी दुनिया योग कर रही हो, तो योग की राजधानी बन चुकी बाबा रामदेव के हरिद्वार स्थित योग ग्राम का नजारा तो दिव्य होना ही था। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, योग दिवस ये पावन, महिलाएं, हम सबका है मन हर्षा, हर कोई योग में तल्लीन नजर आया। हम सब योग बोलता है, योग बोलता है, योगिक व्यायाम, योगिक आसन, योगिक प्राणायाम, ध्यान बोलता है। योग करने वाले का जीवन बोलता है। क्या बोलता है बोलो? जीवन बोलता है, योग बोलता है।
बाबा ने कहा, एक बार योग करके तो देखो, योग की अहमियत का पता चल जाएगा। इन बच्चों को देखिए, योग की अहमियत का अंदाजा लग जाएगा। योग के ऐसे ऐसे करतब दिखाएं कि आप हैरान रह जाएं। बच्चों का मलखम वाला करतब तो खास तौर पर सबका दिल जीत गया। एक तरफ मुख्य मंच पर बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण के साथ योग के अलग अलग आसन दिखा रहे थे, तो दूसरी तरफ शिविर में साधक अलग अलग रंग बिखेर रहे थे। स्केटिंग पर योग का ये करतब देखिए, अपने आप में ये अनूठा दृश्य है। हमारी साथी मीनाक्षी कंडवाल वहीं पर मौजूद थी। उन्होंने योग गुरु स्वामी रामदेव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मुझे योग की शक्ति का तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखो मीनाक्षी जी, आप जो यहाँ बच्चों को देख रहे हो, ये तो उसके छोटे से प्रमाण हैं। और ऐसे ये 8-8 घंटे योगाभ्यास कर लेते हैं। कल आपने मेरे को देखा था 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 18 घंटे योग करके आया हूँ। कुछ लोग कह रहे थे आज स्वामी रामदेव सुबह आएंगे कि नहीं आएंगे। सुबह 3:30 बजे का जगा हुआ हूँ। और मैं एक ही सबसे बात कहता हूँ, आज योग करने का व्रत ले लें, चाहे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये कपालभाति, ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कहीं से यात्रा शुरू तो करें। जब अभ्यास करेंगे तब धीरे धीरे फिर ये नौली क्रिया भी हो जाएगी। अब इसके लिए तो थोड़ा वक्त लगेगा। इतना ना भी कर पाए तो जितना कर पाते हैं, मैं तो कहता हूं जैसे बच्चे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, अब सूर्य नमस्कार, एक सूर्य नमस्कार कर लिया, थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया, थोड़े से आसन कर लिए, इतना सा योग। अभी देखो मैं आपके साथ इंटरव्यू देते देते ही हेलो तैयार हो गया, ये हो गया सूर्य नमस्कार। और जो ऐसे सूर्य नमस्कार कर लेंगे, जो हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, जो सुबह सुबह कोई ना कोई आसन कर रहे हैं, बच्चे हैं तो शीर्षासन कर लेंगे, चलो बच्चों शीर्षासन, सर्वांगासन करो। ये जो सुबह उठ करके बच्चे शीर्षासन, सर्वांगासन, ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, कहीं से कहीं तो यात्रा शुरू तो करें। तो रोज योग का व्रत लें। आज सब देशवासी तय कर लें कि कम से कम, चलो ज्यादा नहीं, 10 मिनट से यात्रा शुरू करेंगे। 10 मिनट से योग की यात्रा शुरू होगी और धीरे धीरे आधा घंटा 1 घंटा तक जाएंगे। योग को अपने जीवन में अपनाएंगे। अब कठिन ना कर पाए, अब मैं तो यहाँ किनारे खड़ा हूँ और कुछ सोचते होंगे, अरे ये कैसे हो पाएगा हमसे। अरे लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि हम लोग भी जब भी आपसे इंटरेक्शन करते हैं, आप ये नहीं देखते कि आप स्टेज पर हैं या मैट पर हैं या कहीं जमीन पर खड़े हैं, कहीं कीचड़ वाली स्थिति में हैं। एवरी टाइम यू आर ऑल टाइम तैयार रहता हूँ। देखो तुम डर जाओगे। नहीं स्वामी जी, मैं तो निशब्द हूँ ये सब देखकर। तो शब्द नहीं है। तो ये तो अभी 18 घंटे योग करके आया हो। तो मैं एक बात कहता हूँ, सब योग करें और योग से, कर्मयोग से, उद्योग से जीवन में स्वास्थ्य पाएं, समृद्धि पाएं, सफलता, सुख, विजय। सुरक्षा बलों ने 3 पुलिस 2 पार्षदों को मारने वाले लश्कर के आतंकवादी का सफाया कर दिया। देर रात से सुबह तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर मुदस्सिर पंडित को मार गिराया। 12 जून को सोपोर में पुलिसकर्मियों के हमले में भी मुदस्सिर शामिल था। इस खूंखार आतंकवादी मुदस्सिर पंडित पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। कश्मीर में एनकाउंटर, 3 आतंकियों का सफाया। टॉप लश्कर आतंकी ढेर, मारा गया मुदस्सिर पंडित।
देर रात शुरू हुई घेराबंदी, सुबह तक चला एनकाउंटर। तीन पुलिस वाले, 2 पार्षद की हत्या करने वाले लश्कर टॉप आतंकी मुदासिर पंडित का खेल खत्म हो गया। सुरक्षा बलों ने उसके ही ठिकाने में घुसकर उसका काम तमाम कर दिया। सुरक्षा बलों को मुदासिर के सोपोर इलाके में होने की खबर मिली थी। देर रात सुरक्षा बलों ने सोपोर के गुंड ब्रत इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। सर्च ऑपरेशन शुरू होते ही आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया। रात भर चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जिनमें लश्कर का वांटेड आतंकी मुदासिर पंडित भी शामिल था। दरअसल सोपोर में पिछले कई दिनों से पुलिस और सुरक्षा बल इस ग्रुप के पीछे लगी हुई थी और बीती रात पुलिस को जब जानकारी मिली कि सोपोर के एक रिहायशी इलाके में ये ग्रुप छुपा हुआ है, उसके बाद साझा तौर पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने इलाके की घेराबंदी की। रात भर फायरिंग चलती रही और उसके बाद लश्कर का ये पूरा ग्रुप जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस को मुठभेड़ की जगह से हथियार और गोली बारूद भी बरामद हुआ है। लश्कर आतंकी मुदासिर अहमद पंडित उर्फ मुड्डू की काफी वक्त से तलाश चल रही थी। उत्तरी कश्मीर के बारामूला के रहने वाले मुदासिर, उसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा गया था। कश्मीर के हर थाने में उसका पोस्टर लगा था। लश्कर का ये आतंकी 3 पुलिस वाले, 2 पार्षद और 2 नागरिकों की हत्या कर भागा हुआ था। श्रीनगर से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर सोपोर में 12 जून को पुलिसकर्मियों पर हुए हमले में मुदासिर शामिल था। तभी से उसकी तलाश तेज हो गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। आखिरकार बीती रात सुरक्षा बलों ने उसे घेर ही लिया। रात भर चले एनकाउंटर के बाद उसका काम तमाम कर दिया गया। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का जिम्मा जिस ट्रस्ट को मिला वही एक बार फिर से विवाद में है। इस बार भी मामला जमीन सौदे को लेकर है। आरोप यह है कि ट्रस्ट ने 20 लाख रुपए की जमीन को बीजेपी के नेता से 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा और वो भी वो जमीन जो एक मंदिर ने दान दी थी। राम जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण का काम जैसे जैसे तेज होता जा रहा है, अयोध्या में विवादों की पोटली वैसे ही खुलती भी जा रही है। पहले एक जमीन का झमेला खत्म भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर ट्रस्ट घिर गया। जिस ट्रस्ट के हवाले भव्य मंदिर निर्माण का जिम्मा है, वही फिर से एक और जमीन खरीद के मामले में आरोपों के कटघरे में है। कांग्रेस का आरोप है कि यूपी में बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने जिस जमीन को महंत देवेंद्र नाथ से 20 फरवरी 2021 को 20 लाख रुपए में खरीदी थी, उसी जमीन को 11 मई 2021 को राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता धर्म, आस्था और विश्वास को बेचकर मुनाफे की लूट कर रहे हैं। रावण के चारणों की, मैं फिर दोहराता, रावण के चारणों की बस इस चंदे की लूट पर ही नजर है। चंदा जीवी, चंदा खोर ये लोग भगवान और भारतीयों की आस्था को धोखा दे उसे लूट रहे हैं। राम नाम की पर एकत्रित हुए हजारों करोड़ के चंदे की इस लूट में अब भाजपाई नेता शामिल हैं। कांग्रेस ने इस जमीन खरीद फरोख्त के लिए पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से 5 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, चंदे की खुली लूट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर पीएम और सीएम चुप क्यों? पीएम और सीएम बताएं कि आखिर 79 दिनों में जमीन की कीमत 1250% कैसे बढ़ी? बीजेपी सरकार ने जब जमीन की कीमत 4,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर आंकी, तो फिर ट्रस्ट ने 28,090 रुपए प्रति वर्ग मीटर क्यों खरीदा? क्या राम मंदिर निर्माण के लिए जमा किए गए चंदे की लूट में लगे हैं बीजेपी नेता? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की क्यों न हो जांच?
ऐसे ही सवाल आम आदमी पार्टी के भी हैं। चंद दिनों पहले 2 करोड़ की जमीन का सौदा जब 18 करोड़ में हुआ था, तब भी संजय सिंह ने बीजेपी को जमकर घेरा था। इस बार भी दस्तावेज जुटाकर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। तो जब बाकी लोगों को मालियत से कम पे जमीन मिल जा रही है, सर्किल रेट से कम पे जमीन मिल जा रही है, तो ट्रस्ट को हर जगह 3 गुना दाम में क्यों मिल रही है? आरोप संगीन है, लेकिन आरोप लगाने वालों को बीजेपी के मेयर कोर्ट कचहरी की चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर जमीन का टुकड़ा रातों रात कैसे 12 गुना महंगा हो गया। अच्छा, जमीन ये जो महंत साहब हैं, महंत देवेंद्र जी हैं, इनसे जमीन लेने महंत देवेंद्र जी जो है ना, इनसे जमीन लेने आपके भतीजे ही गए थे, आप भी गए थे साथ में? हम क्यों लेंगे? अच्छा 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 अच्छा, नहीं ये बता रहे थे कि आप भी आए थे शायद साथ में। वो लिखा पढ़ी में नहीं वो लिखा पढ़ी में तो नहीं, लिखा पढ़ी में तो आपका नाम नहीं है। पहले वाला भी ऐसा वैसे। अच्छा, वहीं अयोध्या के मेयर के भतीजे को जमीन बेचने वाले महंत देवेंद्र को भी अंदाजा नहीं था कि जमीन इतनी महंगी बिकेगी। ट्रस्ट की जरूरत जब थी तो दीप नारायण ने कैसे खरीद ली? डायरेक्ट ट्रस्ट ने क्यों नहीं खरीदी आपसे? अब वो कहे होंगे कि भाई इनको दीजिए, अब अपना उनको देंगे, जो भी हो हमसे बताए। ट्रस्ट जैसे आपसे डायरेक्टली भी ले सकता था आपके तो। हाँ, तो ट्रस्ट के लोग हमसे मिले नहीं, हमसे मेयर साहब मिले थे, उन्होंने कहा कि इनको जरूरत है। आपको जानकारी है कि दीप नारायण ने आपसे 30 लाख में लिया जैसा बता रहे हैं, और ट्रस्ट को ये जमीन जो है 2.5 करोड़ में ली? हाँ, ये हम तो नहीं जानकारी, आपसे सुन रहा हूँ, गलत किए। इससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट के 18 करोड़ वाले जमीन सौदे में अहम किरदार रहे हरीश पाठक को लेकर भी नए खुलासे हो रहे हैं। बस्ती में ये आलीशान कोठी हरीश पाठक की ही है। आरोप है कि ये जालसाजी की कमाई है और इसकी गवाही वो FIR कर रही है, जो हरीश पाठक के नाम पर कई जिलों में दर्ज है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और बस्ती से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। खबर बारिश की। पटना में मूसलाधार बारिश से सुशासन का दावा डूब गया। ऐसी बारिश हुई कि पटना का राजीव नगर थाना भी डूब गया। तस्वीरें देखकर आप ये समझ सकते हैं, इतना ज्यादा पानी है कि ये समझ पाना मुश्किल है कि थाने में पानी है या पानी में थाना। पटना में बारिश से थाने का बुरा हाल हो गया। घुटने भर पानी और पानी में काम करते पुलिसकर्मी। ये बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर थाने की तस्वीर है। थाने में पानी ने मानो हमला बोल दिया हो। हर तरफ पानी। जहां पुलिस वाले बैठकर अपराध की गुत्थी सुलझाते हैं, वहां अब उन्हें आसमान से बरसे इस आफत की गुत्थी सुलझानी पड़ रही है। घंटों काम करने के बाद जहां पुलिस वाले आराम फरमाते हैं, वहां भी पूरा पानी भरा है। थाने की एंट्री गेट हो या थाने के अंदर का इलाका, बारिश का पानी चारों तरफ फैला हुआ है। इस तस्वीर को देखकर लगता है मानो पटना की बारिश में नीतीश सरकार का सुशासन डुबकी लगा रहा हो। पुलिस को अपराध से लड़ने की ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन अब लगता है कि उन्हें इस तरह के अनचाहे हमलों से निपटने का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। डर तो लगता ही है, मेढक बिच्छू और सब तैरते रहता है। कठिनाई यही है कि देखिए चप्पल पहन कर गए हैं, पैंट मुड़े हुए हैं, काम तो करना ही है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में पिछले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई है। बिहार के समस्तीपुर की तस्वीर देखिए। झमाझम बारिश से समस्तीपुर के न्यू कॉलोनी में सुपर बाजार के पास भारी जल भराव हो गया। बारिश का पानी कई घरों में घुस गया। समस्तीपुर में जल भराव सियासी मुद्दा बना हुआ है। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि 15 साल में इस समस्या से निपटने पर कोई काम नहीं हुआ। मूसलाधार बारिश में जल भराव शहर शहर की समस्या हो चुकी है। शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की प्लानिंग में शायद कभी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा सामने है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम और पटना से सुजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।